नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एक साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, 11% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं और रिसेंटली स्टॉक हमें अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे और प्रॉफिटेबिलिटी में 11% की YOY ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका मेन रीज़न है इंडिविजुअल सेगमेंट में लोन्स में जो ग्रोथ हुई है बहुत अच्छी देखने को मिली। दिसंबर के महीने में कंपनी ने सेकेंड हाईएस्ट मंथली डिसबर्समेंट्स किए हैं इंडिविजुअल सेगमेंट में, जबकि आपको कोई कंसेशनल स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट्स भी दिसंबर 2021 में देखने को नहीं मिले हैं, जो कि आपको दिसंबर 20 में देखने को मिले थे। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मोमेंटम आपको हाउसिंग डिमांड में दिखाई पड़ता है। और जो होम लोन्स में ग्रोथ है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी है और साथ ही साथ हाई एंड प्रॉपर्टीज में भी नजर आती है। तो अक्रॉस मार्केट आपको ग्रोथ नजर आई है। कॉर्पोरेट लोन बुक के बारे में बात करें तो वो तो फ्लैट ही थी। पिछले 9 महीने का जो ग्रोथ है, 90% का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहा है HDFC के लोन बुक में, वो इंडिविजुअल लोन से रहा है। जबकि मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि रीजनेबली गुड पाइपलाइन है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन में और साथ ही साथ लीज रेंटल डिस्काउंटिंग सेगमेंट में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले साल में नॉन इंडिविजुअल लोन से भी आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। बहुत सी ऐसी NBFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो कि अभी रियल एस्टेट फंडिंग बिजनेस को छोड़ रहे हैं, वहाँ से अभी थक हार के उसे रिटेल पर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि 5-7 साल पहले कॉर्पोरेट लोन बुक पर ही सब लोग फोकस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कमाई ज़्यादा होती है, आपको कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मार्जिन भी आपके यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट्स में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आ गए, बहुत सी कंपनीज ने डिफॉल्ट कर दिया, तो अभी सब लोग रिटेल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन HDFC को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, तो ये मार्केट शेयर यहां पर गेन करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, एक हाई यील्डिंग सेगमेंट में इनकी ग्रोथ होगी, जिसके कारण मार्जिन्स भी आपको सपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। और बाय चांस कॉस्ट ऑफ फंड्स फ्यूचर में इंक्रीज हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। NPS के बारे में बात करिए तो इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। 2.32% हो चुका है ऑफ द टोटल लोन बुक एज ऑफ दिसंबर। इसका रीजन है कि रीक्लासिफिकेशन करना पड़ा है। अगर हम ये रीक्लासिफिकेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो जो GNPA रेशियो है वो 1.81% है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आता है। हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आया। मॉर्गेज फाइनेंसिंग स्पेस में पिछले कई सालों में हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आया है, नए प्लेयर्स आ चुके हैं और स्पेशली जो बैंक्स हैं वो भी सेगमेंट पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी HDFC इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन करती जा रही है और टॉप प्लेयर की तरह में कई सालों से दिखाई पड़ती है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। HDFC की जो एबिलिटी है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस को डिलीवर कर पाना अक्रॉस द क्रेडिट साइकिल्स, कोई भी मार्केट साइकिल हो, कोई भी क्रेडिट साइकिल हो, फिर भी इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद हमें डिसेंट ग्रोथ यहां पर नजर आती है। हाई कंपटीशन देखने को मिला, फिर भी हमें HDFC आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इसीलिए पीयर ग्रुप के मुकाबले इसका जो वैल्यूएशन है स्लाइटली आपको प्रीमियम साइड पे ही दिखाई पड़ता है। एक और रीज़न ये है कि HDFC लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है। इसकी जो दूसरी सारी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड के बारे में बात करें तो HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC, इनमें भी अच्छा खासा स्टेक है। बंधन बैंक में भी स्टेक है, तो इसकी वैल्यू भी HDFC में ऑफकोर्स ऐड हो ही जाती है। तो जब ये स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे तो HDFC के स्टॉक में आपको बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो रिसेंट फंडामेंटल्स जो दिखाई पड़ते हैं, फ्यूचर प्लान जो ये रियल एस्टेट फंडिंग में जाने का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। कॉर्पोरेट लोन बुक पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, जिससे मार्जिन हमें स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास 9.41% का स्टेक है, FIIs के पास है 72.14% का स्टेक, अदर DII 7.18%, रिटेल कैटेगरी में है 11.27% का स्टेक।
पिछले 2-4 महीनों से जिस प्रकार से एफआईआई सेलिंग करते आ रहे हैं और एचडीएफसी के शेयर में गिरावट हो रही है, सबने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि एफआईआईज ने एचडीएफसी में स्टेक कम किया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एचडीएफसी में आपको एफआईआईज का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया है और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे एकदम उल्टा यहां पर हमें फिलहाल होता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यूज आपको कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 2021 में आपको यहां पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। एनालिस्ट के रेटिंग्स के बारे में बात करें, 34 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 88% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। अब इसके टारगेट देख सकते हैं, टारगेट एकदम चौंकाने वाले हैं। हायर साइड पे 3482 जो कि 43% का अपसाइड प्रेजेंट करते हैं। मीडियन पे 3134 वो भी हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, 29% का अपसाइड। और लोअर साइड का टारगेट भी आप देखिए 2795 का टारगेट बताया जा रहा है। लोअर साइड का जो टारगेट है वो भी करंट मार्केट प्राइस से 15% ऊपर नजर आता है। तो एनालिस्ट के हिसाब से तो यहां पर ज्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है, जबकि स्टॉक ऑफ कोर्स गिर ही चुका है। यहां पर जैसे ही रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट के बाद एनालिस्ट वापस ये टारगेट्स अपडेट करते हैं, इसीलिए हमें यहां पर लोअर साइड पे भी ऊपर का टारगेट नजर आता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई ये रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ज़्यादातर एनालिस्ट ने स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। किसी ने अगर होल्ड करने की भी राय दी है तो उन्होंने भी टारगेट जो है 2750 2800 के आसपास ही दिए हैं। इसीलिए लोअर साइड पे हमें गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एनालिस्ट। ये रीज़न है कि लोअर साइड पे भी हमें कोई माइनस वाला फिगर दिखाई नहीं पड़ता है। 4.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 2428 का लास्ट डेट प्राइस है। 21 का पीई रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तकरीबन 2.5 का है। तो अपने पीयर कंपनीज के मुकाबले, जैसे कि कैनफिन होम्स हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, उसके मुकाबले आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे नजर आता है। लेकिन उसके बहुत से रीजंस है जो कि अब तक हमने वीडियो में कवर भी किए हैं कि वो कंपनी भाई फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। एचडीएफसी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि प्री कोविड ये स्टॉक 2500 पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, 1500 तक आया। कंपैरेटिवली गिरावट यहाँ पर कम देखने को मिली थी। दूसरे जो शेयर्स थे, ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स के बारे में बात करें तो इस हिसाब से स्टॉक में परसेंटेज वाइज पे बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, रिलेटिवली स्ट्रांग ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, फिर ये रैली दिखाई, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, वापस ही आपको कंसोलिडेशन में ही जाता हुआ नजर आया है। रिसेंटली स्टॉक का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 3000 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर 24-26 हो चुका है। फिलहाल आज ही यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली है, एक ब्रेक डाउन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस चल रही है क्योंकि 20 डेज के मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर क्रॉसओवर कर दिया है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है और 50 डेज का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर तैयारी में दिखाई पड़ता है। डेली आरएसआई 33.27 है। मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है, मोमेंटम नीचे के साइड पे, ऊपर के साइड पे दिखाई नहीं पड़ता। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट पर एक चीज़ हमें नजर आएगी, फिलहाल ये स्टॉक अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो कि है 2400 के आसपास का जोन। यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिले। 3-4 महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, उसी लेवल पर फिलहाल ये स्टॉक आ चुका है। तो ये जो 2400 का लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कुछ और पैरामीटर्स भी आपको दिखा देता हूं। आरएसआई आप देख सकते हैं 38.2 है। जनरली जब भी कोई ब्लू चिप स्टॉक 45-40 इस रेंज के है, वीकली आरएसआई में आता है, तो वो एक अच्छा लेवल होता है जहां से एक बार के लिए आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो 38 चल रहा है, तो ऑफकोर्स एक अच्छे लेवल पर ही दिखाई पड़ता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वीकली चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट पर फिलहाल एक ही मूविंग एवरेज है और ये मूविंग एवरेज है 100 वीक्स की मूविंग एवरेज। आप पास्ट डेटा देख सकते हैं, पास्ट डेटा में हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 100 वीक्स के मूविंग एवरेज से ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कंसोलिडेट करता है तो भी यहाँ पर करता है, मार्केट क्रैश होती है तो अलग बात है। 2008 में भी ये जो मूविंग एवरेज था उसको तोड़कर नीचे गया था और 2020 में भी ये लेवल को तोड़कर नीचे गया था। लेकिन उसके बाद आप उसके अगर ये दो
इंसिडेंट को हम हटा देते हैं, एक्सेप्शन रखते हैं, मार्केट क्रैश को अगर हम एक्सेप्शन रखते हैं, तो टेक्निकली कभी भी इसने ये लेवल नहीं तोड़ा है और इसी मूविंग एवरेज पे ये ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें एक और कंडीशन दिखाई पड़ती है, एक और टेक्निकल इंडिकेटर ये फॉलो करता हुआ नजर आता है। अब हम मंथली चार्ट पर आ चुके हैं। मंथली चार्ट पर भी मैंने आज ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मंथली चार्ट पर फिलहाल आप देखिए, भले ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मानता हूं, लेकिन फिलहाल ये 4 कैंडल हो गई है जो कि रेड में है, जो कि आपको वीक नज़र आती है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एचडीएफसी में कंटिन्यूअसली 4 वीक कैंडल्स देखने को मिले मंथली चार्ट पे। मार्च में भी आप देख सकते हैं, मार्च में एक कैंडल थी, फरवरी में एक कैंडल, 2 कैंडल हो गई। अगर हम 2008 के बारे में बात करें, 2008 के क्रैश में भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 कैंडल, फिर एक बाउंस बैक, फिर 2 कैंडल, फिर से बाउंस बैक, 3 कैंडल, फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये लेवल को ये रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बहुत से पैरामीटर्स हमने देखे जो कि ये दर्शा रहे हैं कि फिलहाल ये स्टॉक अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, जो कि है 2400 का जोन। यहाँ पर 2400 यानी कि करंट मार्केट प्राइस से आप समझ लीजिए ये स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बहुत से पैरामीटर्स पे चेक कर लिया है। कंपनी में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रियल एस्टेट भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, बुकिंग्स बहुत अच्छी देखने को मिली है, तो उसका फायदा ऑफ कोर्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी होता है। एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई पड़ता है, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन वो जस्टिफाइड भी होता हुआ नजर आता है। कोई प्रमोटर नहीं है, ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। कोई प्रमोटर होता है तो एक अच्छी बात हो जाती है। टेक्निकल्स आपको वीक नजर आते हैं, हमने डेली चार्ट पे देखा, वहां पर टेक्निकल्स बहुत वीक हैं। बाकी सारे जो हमने वीकली चार्ट, मंथली चार्ट वो सब देखे, तो उसके हिसाब से तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। अपने सपोर्ट पे है उसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीद ही सकते हैं, आपका व्यू मैच होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल के लिए तो कम नजर आते हैं। मिड टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, 2400 के आसपास सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो 3000 तक का आप टारगेट रख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई पड़ता है। 1:5, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन मेरा मानना है कि एक आध ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले, एक आध कुछ सपोर्ट देखने को मिले, जैसे कि हमने देखा ये 2400 का लेवल था जहां से कई बार स्टॉक रिवर्स हुआ, फिर से वहीं आ चुका है। तो यहां पर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको स्टॉप लॉस रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप मिड टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स खरीदा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इतना एलोकेशन आपने सोच के रखा है कि एचडीएफसी लिमिटेड में करना है, तो उसका आधा पैसा आप ये करंट मार्केट प्राइस पे लगा देंगे तो मुझे पर्सनली कोई इशू नज़र नहीं आता, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। और कई लोग ये जो एचडीएफसी, एचयूएल, रिलायंस, टीसीएस जैसी कंपनीज होती है वहाँ पर निवेश करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। और सही बात है, बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, ये बहुत धीरे धीरे आराम से ऊपर जाते हैं, नीचे भी आते हैं तो आराम से आते हैं। एचडीएफसी में ही देख लीजिए, हमने देखा पिछले 1 साल से कुछ नहीं किया है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग कंपनीज हैं कि ग्रेजुअली आपको लॉन्ग टर्म में 12-15% के सीएजीआर के रिटर्न्स बनाकर देते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज भी रखना जरूरी होता है, ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत रखते हैं। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होती है, तो एक आपके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। उसके ऊपर बाद में आप अच्छी जो हाई ग्रोथ वाली स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज है वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इससे साइकोलॉजी भी बेटर होती है, क्योंकि मार्केट गिरती है तो ये ब्लू चिप शेयर्स आपको कंपैरेटिवली कम गिरते हुए नजर आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी यहां पर ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।